साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई और वी रियली प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। थैंक यू सर। जय हिंद। चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक दिखाई, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की। एक बेहद सफल जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तियानजिन पहुंचे तो यहां पर एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक भव्य स्वागत देखने के लिए मिला। एयरपोर्ट पर चीनी संस्कृति की झलक उनके स्वागत में पेश की गई। तो जब वो होटल पहुंचे तो भारतवंशियों के भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत सांस्कृतिक पेशकश के साथ चीनी नागरिकों ने भी किया। चीन के तियानजिन पहुंचकर पीएम मोदी ने वहीं की जुबान में सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान गहन चर्चाओं और अलग अलग देशों के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है, इसमें छिपा है दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम गिराया है, जब रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, सबसे बड़ी नजर होगी मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 मीटिंग पर। 7 साल बाद दोनों नेता चीनी धरती पर आमने सामने होंगे। क्या डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक का तनाव खत्म होगा? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुतिन और मोदी की मुलाकात भी तय है। रूस से पश्चिम दूर जा चुका है। यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप नाराज है। ऐसे में एससीओ के मंच के जरिए रूस, भारत और चीन, अमेरिका और यूरोप दोनों को बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत एशिया की धुरी चीन और रूस के साथ खड़ा होगा? क्या इस दौरे से अमेरिका के साथ बदल जाएंगे रिश्ते, या फिर हमेशा की तरह मोदी कूटनीति का वही मंत्र अपनाएंगे, न किसी के खिलाफ न किसी के साथ, बल्कि सबके साथ। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली खेल यही है। 21वीं सदी का नया केंद्र अब वॉशिंगटन या मॉस्को नहीं बल्कि एशिया है, और तियानजिन में मोदी की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता हैं, लेकिन असली सुर्खियां मोदी जिनपिंग और मोदी पुतिन के बीच की मुलाकात से निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन में होने के मायने बहुत बड़े हैं। 7 साल बाद वो चीन के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा नहीं है, बल्कि एससीओ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके लिए वो चीन आए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि भारत की रणनीति क्या है। ऐसे में तियानजिन का मंच सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भविष्य की विश्व राजनीति की बिसात है। श्वेता सिंह, तियानजिन, चीन, आज तक। चीन में होने जा रहे एससीओ समिट को लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल एससीओ में चीन का दबदबा है और पाकिस्तानी आतंकवाद की आलोचना करने में भी ये मंच आनाकानी करता है। लेकिन इस बार एससीओ का इस्तेमाल भी शी जिनपिंग ये बताने में करेंगे कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। The first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स और एससीओ जैसे देशों से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अमेरिकी वर्चस्व को खतरा है। लेकिन जिस रेयर अर्थ ने ट्रंप को चीन पर झुकने के लिए मजबूर किया, उस पर ब्रिक्स और एससीओ देशों का कब्जा है, जिसे अमेरिका अपने खिलाफ खतरा मानता है। चीन के पास जहां दुनिया के आधे रेयर अर्थ रिजर्व हैं, तो ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। एससीओ को लेकर एक सवाल भारत के लिए भी अहम है, और वो ये कि चीन के दबदबे वाले इस संगठन में जाकर भारत को क्या मिलेगा। वो भी तब जब एससीओ की बैठक को शी जिनपिंग ने इस बार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना है। 3 सितंबर को चीन में विदेशी नेताओं का मेला लगने वाला है, जिसमें 26 नेता शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, कंबोडियाई राजा नोरोदम सिहमोनी, वियतनामी राष्ट्रपति लुआंग क्वांग,
लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोंग सियोलिथ, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम भी यहां होंगे। अब सवाल है कि चीन के दबदबे वाले एससीओ में जाकर प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिलेगा। इसे समझने के लिए चीन के रुख में आए बदलाव को देखिए। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर यह फोटो पोस्ट की और लिखा कि गणेश जी की छवि चीन के तांग राजवंश और मोगाओ गुफाओं में पाई जा सकती है। ये सदियों पहले चीन और भारत की कला, आस्था और संस्कृति के आदान प्रदान का एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह चीन की तरफ से भारत से रिश्तों की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। Are still working through the finalization of those meetings and will keep you updated and brief you in any case on the proceedings in those meetings. प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप के टैरिफ के भारत पर असर को कम करना है। इसके अलावा भारत दोनों देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाना चाहता है। बड़ी बात यह कि एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2 बार द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। बाद दोपहर के आसपास शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज से पहले दूसरी बैठक कर सकते हैं। सोमवार को देश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries. बड़ी बात यह है कि जो चीन भारत पर डोरी डाल रहा है वो अपने बाजार में भारतीय माल को रोकता है। कई तरह के सीमा नियम, चेकिंग के नाम पर प्रोडक्ट को हफ्तों तक बंदरगाहों पर रोकना और फिर खराब क्वालिटी का हवाला देकर जहाजों को बैरंग वापस लौटाना उसकी हरकतों में शामिल रहा है। इसलिए सवाल है, क्या चीन जो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ होने की अभी बात कर रहा है, वो भारतीय सामान को चीन के बाजार में आसानी से जाने देने के लिए सहमत होगा? क्या चीन से करीबी बढ़ाने से फायदा होगा? What's troubling to me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want. India, you're the biggest democracy in the world, okay? Act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks, okay? And the Russians, I mean, come on. अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन एससीओ भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है। दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है और एससीओ भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर देता है। चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर में एससीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एससीओ के मंच पर भारत बार-बार उठाता है। इस वजह से भारत के लिए एससीओ छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को खुला मैदान मिल जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो शंघाई सहयोग संगठन वो बड़ा खेल है जहां भारत को हर हाल में मौजूद रहना है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी उसका समापन हो गया है। यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष ने बिहार में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। अंतिम दिन तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साथ में थे। एक बार फिर पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वोटों की चोरी कर रहे हैं और बिहार में ये चोरी वो नहीं होने देंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। जो यात्रा बिहार के सासाराम से 17 अगस्त को चली, उसका आरा में इतिश्री हो गया। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा
करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 50 विधानसभा से होकर गुजरी। यात्रा में विपक्ष की चमक दिखी, राहुल का दम दिखा, तेजस्वी का तेज दिखा, अखिलेश की हुंकार दिखी। बीच बीच में इंडिया गठबंधन के नेता, मंत्री, सीएम आकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे, लेकिन यात्रा के असली नायक रहे राहुल गांधी, जिन्होंने बिहार में वोट चोरी का जो नैरेटिव गढ़ा, उसे 1300 किलोमीटर की यात्रा में चीख चीख कर जनता को बताते रहे। बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। वोट चोर! वोट चोर! ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी, अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए। हालांकि आरा पहुंचते ही राहुल गांधी को बीजेपी के गुस्से का ताप सहना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई आपत्तिजनक बयान पर गुस्से का इजहार किया। राहुल और तेजस्वी ये दोनों चाहते हैं कि राज्य में अराजक की स्थिति पैदा हो, क्योंकि इनको पता है कि जनाधार इनका खिसक चुका है, कहीं कुछ चुनाव में होने वाला नहीं है। जनता कमर कस के बैठी है कि पुनः एनडीए की सरकार लाएंगे। ये लोग तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश करते हैं। पहले तो तरह तरह का भ्रम फैलाए लोकसभा में, इनको कहीं कुछ मिला नहीं, और उसके बाद इनको लग रहा है कि विधानसभा में मेरा सफाया होने वाला है, तो फिर से ये लोग नया नया नौटंकी कर रहे हैं और विशेष समुदाय को पीठ ठोक करके मंच से गाली दिलवाते हैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री को। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कदम ताल करते दिखे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने वोट चोरी वाले राहुल के आरोपों को आवाज दी। कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन, इनका 3 तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। बिहार की सियासत में विपक्ष के दिल से उठा ये सवाल अब पूरे चुनावी अखाड़े में गूंजेगा। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बिहार का वोटर जानता है कि यात्राएं सत्ता की राह दिखाती हैं, अधिकार की नहीं। अब असली परीक्षा इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में होगी, जहां वोटर तय करेगा कि किसे अधिकार मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता। आरा से मौसमी सिंह, सोनू सिंह, सहरसा से धीरज सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूस ने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर को निशाना बनाया है। पुतिन ने ट्रंप और नेटो मुल्कों को अपने बारूदी इरादों का संदेश भेज दिया है। अब यूक्रेन के बाद यूरोप का नंबर है, तो क्या यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर हवाई हमला करके पुतिन ने महायुद्ध का जो अलार्म है वो बजा दिया है? जंग के मैदान में ध्वस्त हो रहे ट्रंप के अरमान। रूस और यूक्रेन के बीच और खतरनाक हुआ घमासान। बमबारी के शोर से गूंजा यूक्रेन का आसमान। कीव पर सबसे बड़ा अटैक, 15 की गई जान।
यूक्रेन के आसमान में जैसे आग के शोले बरस रहे थे। कीव पर एक के बाद एक रूसी ड्रोन अटैक हो रहे थे। सायरन बज रहे थे, अफरा तफरी मच रही थी। लगातार हो रही बमबारी से एक के बाद एक इमारतें ध्वस्त होती जा रही थी। और फिर जब सुबह हुई तो पूरी दुनिया ने देखी तबाही की यह तस्वीर। बड़ी बड़ी इमारतें जमी दोज हो चुकी थी। कल तक जो इमारतें गुलजार रहती थी उनके पर खच्चे उड़ चुके थे। वहां बचा था तो सिर्फ मलबा। लोग अपने हाथों में अपनों की लाशें लेकर जा रहे थे। तबाही का यह मंजर यूक्रेन की राजधानी कीव में चारों तरफ दिख रहा था। रूस ने ड्रोन अटैक कर इतनी मिसाइलें बरसाई कि पूरे के पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने परिवार तबाह हुए होंगे और कितनी इमारतें बमबारी का शिकार हुई होंगी। इन अटैक में 4 बच्चों समेत 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 40 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। Вночі ще з 3 ранку ми з собакою в коридорі спали. Почули з першу звукову волну, у нас вилетіли вікна, а з другої волни вже вилетіли повністю з дверью і вибіжали от зараз на вулиці. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन शांति नहीं, मिसाइल चाहते हैं और एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 629 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ये दोनों देशों के बीच चल रही जंग के दौरान के सबसे बड़े रूसी हमलों में से एक था। По кількості жертв щонайменше 4, але це динамічно змінюється ситуація. Бачите, вже кілька годин рятувальники проводять завали, проводять аварійно-рятувальні пошукові роботи. 2 дитини, одна дитина загинула, 14 років, 11-річна дитина зараз знаходиться в вкрай важкому стані в лікарні. По місту Києву щонайменше 40 чоловік постраждало. На даний момент ви бачите, що був ракетний удар. Ми можемо говорити про 2 ракетних удари біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачите кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетний боєприпас. यूक्रेन पर हुए इन ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिका भी हिल गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने की कोशिशों में जुटे ट्रंप को कई मोर्चों पर नाकामी हासिल हुई है। खैर, इस हमले का विरोध कर उनकी तरफ से एक और औपचारिकता पूरी कर ली गई। About this, he was not happy about this news, but he was also not surprised. These are 2 countries that have been at war for a very long time. Russia. हालांकि रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कीव में एक और बड़ा हमला करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद की ड्रोन फैक्ट्री उड़ा डाली। ये फैक्ट्री तैयार ही हुई थी और इसे लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही थी। इसके साथ साथ रूस ने समंदर में भी यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने डेन्यूब नदी के डेल्टा में एक ड्रोन हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े नौसैनिक जहाज सिम्फेरोपोल को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया। इसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। यूक्रेन के आला अधिकारी इस हमले की पुष्टि कर चुके हैं। इसमें 1 की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि यह जहाज पिछले 1 दशक में यूक्रेन की ओर से कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज था। जवाब में यूक्रेन ने रूस पर जोरदार हमला करते हुए समारा की ऑयल रिफाइनरी तबाह कर डाली। रूस ने बेशक इस पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन धो धो कर जलती रिफाइनरी की तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया को डराने वाली खबरें आ रही हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध को रुकवाने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ में मीटिंग कर चुके हैं।
लेकिन यूक्रेन रूस सेना के बीच में तनाव बहुत ज्यादा है। यह तनाव यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक के बाद और बढ़ गया है। यूएन सुरक्षा परिषद में आपातकाल बैठक हुई तो डेनमार्क में यूरोप के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई। क्या पुतिन ने महायुद्ध की शुरुआत कर दी है? यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन की युद्धपोत पर रूस का टूटा कहर। यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर मिसाइल। ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग पर हमला। यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। पुतिन का ऐलान, महायुद्ध हो गया शुरू। यूक्रेन रूस युद्ध रुकेगा, अब इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने महायुद्ध का बटन दबा दिया है। अब युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध होगा। ऐसा क्यों, इसके साक्षात सबूत दुनिया के सामने हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने सुपरसोनिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। रूस की मिसाइल ने कीव में मौजूद यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर मिसाइल बरसाई। रूसी सेना ने ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की तो समंदर में यूक्रेन के सबसे बड़े युद्धपोत को तबाह कर दिया। मतलब पुतिन ने यूरोप और नाटो मुल्कों को बता दिया कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर मिसाइलें दागकर पुतिन ने यही संदेश ट्रंप और नाटो देशों को दिया है कि अब अगला नंबर यूरोप का है। यानी पुतिन ने अपने बारूदी इरादों का ट्रेलर जारी कर दिया। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कीव पर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल की झलकी है। कीव पर रूस ने सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो दूसरी तरफ रूस के हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज तबाह हो गया। ये पहली बार है जब समुद्री ड्रोन से पुतिन की सेना ने हमला किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूक्रेनी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल को किस तरह रूसी ड्रोन ने डुबो दिया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा इलाके में डेन्यूब नदी के पास जहाज को निशाना बनाया। ये लैगून क्लास जहाज था जिसे जासूसी के लिए बनाया गया था। रूस के हवाई हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से बड़ी अपील की है। रूस बातचीत की मेज के बजाय मिसाइलों को चुनता है, शांति के बजाय हत्या को चुनता है। इसका मतलब है कि रूस अब भी परिणामों से नहीं डरता, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी मारे गए बच्चों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और पुतिन के लिए बहाने तलाश रहे हैं। अब पश्चिमी सहयोगी नए प्रतिबंध लगाएंगे, इसलिए मॉस्को को इस युद्ध के हर हमले और हर दिन के लिए जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। कीव पर हमला करके पुतिन ने नाटो मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ऐलान यही है कि अगला टारगेट नाटो में शामिल यूरोप का कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। यानी पुतिन की विनाशक मिसाइलों के टारगेट पर है यूरोप। ऐसे में रूस के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $825 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी। इसमें लंबी दूरी की मिसाइल और दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं, जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। यह हथियार नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स अमेरिका से खरीदकर यूक्रेन को देंगे। इसमें 3000 घातक क्रूज मिसाइल है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। वहीं यूरोपियन यूनियन के दफ्तर और ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग पर हमला करके पुतिन ने नाटो में शामिल मुल्कों की धड़कनें बढ़ा दी। रूसी खतरे से निपटने के लिए डेनमार्क में यूरोप के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। मीटिंग में जंग रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने की नई रणनीति बनाई गई। ये बैठक कीव पर रूस के हवाई हमले के ठीक बाद हुई। यूएन की सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई। ये बैठक यूक्रेन और यूरोपीय परिषद के 5 सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, स्लोवेनिया, डेनमार्क और ग्रीस की मांग पर बुलाई गई। आपातकाल मीडिया का मकसद यही है कि पुतिन की सेना को रोकने के लिए अब सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है। अगले कुछ घंटों में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर नाटो और अमेरिका बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर जवाबी सैन्य कार्रवाई रूस पर हुई तो संभव है पुतिन की सेना यूरोप पर सीधा हमला बोल दे।
आज तक ब्यूरो। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।